जय हिंद। चला निबल भी चल गया। चल गया, बंद करो। जय हिंद। जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा देश के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे देश में चंद पूंजीपतियों को ही गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार बढ़ावा मिल रहा है। हम सबको एक होना होगा और ऐसी गवर्नमेंटों को, जो गवर्नमेंट देश के कुछ चंद लोगों के लिए कार्य कर रही है, उसको बदलने के लिए हमें आगे आना होगा। आप सब जानते हैं कि देश पर कुछ ही पूंजीपतियों का अधिकार है और सत्ता पक्ष के द्वारा यह ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि सारा पैसा, जो भी चुनाव बॉन्ड हैं, वो सत्तारूढ़ पार्टी को ही मिल जाते हैं। लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी उसके खिलाफ आज भी न तो सुप्रीम कोर्ट में गई है और न ही कोई प्ली दाखिल की है, किसी भी कोर्ट में कोई प्ली दाखिल की है। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी के लिए इस देश में कोई भी जगह नहीं रही है। हम तो सिर्फ मेहनत करने के लिए बने हैं। मेहनत करते जाओ और दो रोटी खाते रहो। देश के सत्ताधारी लोग और विपक्ष के लोग सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। जितने भी आईएएस हैं, जितने भी बड़े पूंजीपति हैं, वो सब आपस में रिश्तेदार हैं। आम जनता का खून चूस रहे हैं। आम जनता को इसके लिए आगे आना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे और जागरूक नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, हमें अपने इलाके में जितने भी एमएलए और एमपी चुनकर भेजने होंगे, वो अपने बीच से चुनकर भेजने होंगे। सभी गांव की मीटिंग करके सभी गांव के लोगों को जागृत करना पड़ेगा और जितने भी प्रधान गांव में रहते हैं, उन सबको एक करके उनके बीच से ही एमपी का और एमएलए का इलेक्शन के लिए कैंडिडेट को चुनना होगा। जितने भी लोग दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए हैं, आप सब जानते हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग टिकट के नाम पर भी, सुना जाता है कि टिकट के नाम पे भी टिकट उसी को मिलता है जिसके पास पैसा हो, और वह पैसे वाला आदमी, वह पूंजीपति आदमी इन्हीं लोगों का होकर रह जाता है। आम जनता हर तरह से उनसे दूर ही रहती है। हमेशा सिर्फ नारे और भाषणों में ही गरीब और गरीबी हटाने के नारे लगते हैं, लेकिन गरीबी को हटाया नहीं जाता है। 1947 से आज तक आप सब देखते आ रहे हो कि जिस भी पार्टी का राज आया है, उन्होंने गरीबी नहीं हटाई है। गरीब तो बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर हमें अपने बीच में से ही एमएलए और एमपी को चुनकर देश की सत्ता पर कब्जा करना होगा। यदि हम सोते रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा ऐसे ही शोषण होता रहेगा। दोस्तों, मैं तो जीवन में मुझे यही सबक मिला है, यही सीखा है कि हमें शोषण के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर शोषण के खिलाफ नहीं लड़ोगे, एकजुट नहीं होगे, तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप देखते होंगे कि जितने भी पूंजीपति हैं वो सब एक ही हैं। हमें आगे आना होगा, आगे आकर संघर्ष करना होगा और अपने बीच के लोगों को सत्ता
एमपी और एमएलए बनाकर सत्ता देनी होगी। यदि सत्ता इन्हीं लोगों के पास होगी तो एमएलए बनने के बाद कितने लोग हैं जो इनसे मिल पाते हैं। आप देख पा रहे हो, जो कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से इनके लिए कार्य करते हैं वो भी इनसे मिलने के लिए तरसते हैं और उनके कोई काम नहीं होते हैं, जबकि इनके लिए वो लड़ते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अनैतिक तरीके से भी वोट डालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें जागृत होना पड़ेगा। यदि जागृत नहीं होंगे तो हमारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़कर और फिर विदेशों से पढ़कर आकर फिर सत्ता की मलाई खाते हैं, आकर फिर एमएलए और एमपी बन जाते हैं। आम जनता वहीं की वहीं रहती है। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमें जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक शोषण के खिलाफ जब तक लड़ाई नहीं करोगे तब तक हमें यूं ही लूटते रहना पड़ेगा। हमारे ऊपर टैक्स बढ़ते चले जाएंगे, सारी पॉलिसी पूंजीपतियों के फेवर में बनती चली जाएंगी। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, टीवी पर देखता हूँ, सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि गवर्नमेंट प्रतिवर्ष इनके कई कई लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए, एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए यदि उसके पास 50,000 का भी लोन हो, 2 लाख का लोन हो तो उसको जेल के अंदर ठूसने की कोशिश करते हैं। किसानों और मजदूरों से तो मेरा यही कहना है कि हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। नहीं जागोगे तो शोषण के अधिकारी बनोगे। बगैर संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है। जिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने कुछ पाया है, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया है जो वो वहीं पे वहीं रहे हैं और उनका शोषण होता चला गया है। दोस्तों, हमें सरकार की नीतियों के खिलाफ एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज सत्ताधारी दल के लोग पूंजीपतियों से पैसा लेकर हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के वोटरों को पैसा देकर भी लुभा रहे हैं, हमें खरीद रहे हैं। और कुछ नेता तो आपने सुना होगा टिकट की ही बोली लगा रहे हैं, टिकट ही पैसा देकर दे रहे हैं। बताओ, जो एमएलए या एमपी पैसा देकर टिकट लाएगा वो आपकी कितनी सेवा कर पाएगा? सेवा नहीं, वो तो सिर्फ उन पूंजीपतियों के साथ मिलकर आपको लूटने का काम करेगा और सब उन्हीं कानूनों को बनाने में सहायक होगा जिन कानूनों के लिए पूंजीपतियों को लाभ होगा, जिन कानूनों से पूंजीपतियों को लाभ होगा। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। आज से ही एक संकल्प ले लो कि हमें सब लोगों ने मिलकर अपनी गांव टू गांव अपनी जागृति पैदा करनी पड़ेगी और हर गांव में मेल मिलाप से रहकर संगठित होकर इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। यदि आवाज़ नहीं उठाओगे तो हमेशा लुटते रहोगे। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव हरियाणा से, जबकि हमारा लगता हुआ हरियाणा है, हरियाणा से 20 रुपये या 22 रुपये कम है। उधर पंजाब से 30 या 32 रुपये कम है। किसानों का शोषण किस कदर हो रहा है। दोस्तों, आप जानते हो, मैंने भी सुना है कि हमारे गन्ने की जो रिकवरी है वो हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हमारी यूपी गवर्नमेंट ने गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया है और हमें दूसरे प्रदेशों से सस्ते दाम पर ही गन्ना बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
गन्ना पैदा करने के लिए जितनी भी पेस्टिसाइड, जितनी भी दवाइयाँ, जितनी भी खादों का इस्तेमाल होता है, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे मोदी जी ने सन 14 में या 16 में या 17 में कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन मेरे किसान भाइयों की आमदनी दुगनी तो नहीं हुई। किसान की फसल को पैदा करने के उत्पादों की कीमत कई गुना बढ़ गई, जिसके कारण दुगनी आमदनी तो क्या होगी, जो आमदनी होती थी उससे भी घटती जा रही है। दोस्तों, एक तो होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली जनरेशन के लिए हमें एक होना पड़ेगा। एक नहीं होंगे तो हमारी अगली जनरेशन को ये सब भुगतना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं तो नहीं कहता वो आपकी है, सब पूंजीपति की है। पूंजीपति से पैसा लेते हैं। बताओ मुझे, जब बीजेपी गवर्नमेंट ने चुनाव बॉन्ड का कानून बनाया तो कौन सी विपक्ष की पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई कि ये कानून नहीं बनना चाहिए? हमें किसी भी देशवासी को ये नहीं पता है कि कौन कंपनी हमारी सरकारों को पैसा दे रही है और हमारी सरकारें उस कंपनी को कितना लाभ पहुंचा रही है, कितना उसका ऋण माफ़ कर रही है, हमें जनता को नहीं मालूम है। यदि किसी एमपी को, किसी बड़े नेता को मालूम है तो वे भी पूंजीपति से मिले हुए हैं, वो भी उसको आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। पूंजीपति उनको भी कुछ प्यार देता है, उनको मुंह बंद कर देता है। दोस्तों, हमें जागना होगा और अपनी मेहनत के लिए, मेहनत की कमाई के लिए, शोषण से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बस आज तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जागो, जब जागो तभी सवेरा। आज से ही जागो और संकल्प लो कि हम शोषण के खिलाफ विलेज स्तर पर संघर्ष करेंगे। प्रत्येक विलेज में 10-10, 20 लोगों की कमेटी बनाकर आगे जागृति पैदा करेंगे और उस जागृति से, इन लोगों से, जो लोग पैसा लेकर एमएलए और एमपी का टिकट देते हैं, उन लोगों से, और वो टिकट तो पैसे वाला ही लाता है। दोस्तों, आम आदमी तो तभी जा पाएगा जब उसको बगैर पैसा दिए टिकट मिलेगा। आप और हम सब देख रहे हैं, सब जगह चर्चा है कि मैंने इतने में टिकट लिया, मैंने इतने में टिकट लिया। कुछ पार्टियों की तो खुलेआम चर्चा है कि सभासद के टिकट भी बिक रहे हैं, हमारे मेंबर्स के, हमारे चेयरमैन के लिए इतने पैसे चाहिए तो टिकट मिलेगा। तो दोस्तों, इन सबको के लिए हमें अपने गांव में जागृति पैदा करनी पड़ेगी। जब तक जागृति पैदा नहीं होगी, जब तक हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए संघर्ष जरूरी है। देश की आज़ादी के लिए हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया है। कुछ पाने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यदि आप जागृत हो जाओ तो बलिदान की ज़रूरत नहीं है, एकता की ज़रूरत है। अगर हमारी एकता हो जाएगी तो गांव के लोग जो गांव से निकल कर आते हैं उन पर ही राज होगा। आज ज़्यादातर जनता गांव में और शहरी गरीबी एरिया में रहती है, लेकिन राज कौन? कुछ चंद 10% लोग राज कर रहे हैं। ये 10% भी नहीं, 1% लोग राज कर रहे हैं। जनता को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, नए नए वादे करते हैं, लुभाते हैं, देते कुछ नहीं है। कोई भी पार्टी ले लो, एक्चुअल में कुछ नहीं दे रही है।
आपको थोड़ा सा टुकड़ा डाल देती है। कोई कहती है कि हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे, कोई कहते हैं हम औरतों को 3,000 रुपये महीना देंगे, कोई कहते हैं बेरोज़गारों को कुछ देंगे। देते कुछ नहीं है, ये सब पूंजीपति के एजेंट हैं। इनसे बचने के लिए हमें एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा और उसके लिए मैं पढ़े लिखे ग्रामीण लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि वे आगे आकर हर गांव में एक संघर्षशील कमेटी का गठन करें और सब मिलकर आपस में संघर्ष करें, उसे अगले गांव तक पहुंचाएं। और प्रत्येक गांव में हमारे कम से कम 10-10, 20-20 लोगों की एक समिति होनी चाहिए। आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए एक दूसरे से द्वेष की भावना से हटकर हमें एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है, ये तो हम सब जानते भी हैं, लेकिन जानबूझकर भी हम इसके लिए आगे आने को तैयार नहीं होते हैं। हमें आगे आना होगा, हमें लड़ने के लिए तैयार होना होगा, हमें संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। फिर मैं आपसे आह्वान करता हूँ, ग्रामीण भाइयों से और शहरी गरीब भाइयों से, गरीब दलित बस्ती के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब जागृत हो जाओ, अपने को समझो और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ले भाई।